हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। ओके, गॉस थ्योरम भी बोल सकते हो आप उसको। तो उसके पहले एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है एरिया वेक्टर का, वो पहले क्लियर करते हैं। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ समझेंगे। तो मेरे साथ कॉपी और पेन निकालो और नोट्स बनाना स्टार्ट करो। तो गिव द फर्स्ट हेडिंग एरिया वेक्टर। तो बेसिकली एरिया वेक्टर होता क्या है? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया प्लस डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन कौन सा लेना है हमें? इट इज कंसिडर्ड नॉर्मल टू प्लेन। जो भी रीजन है उसके परपेंडिकुलर हमें उसको कंसिडर करना है, इसलिए इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। हाउ इट इज गिवन एज एरिया वेक्टर इज गिवन एज डी एस। ठीक है, डी ए भी लिख सकते हो आप। तो इट इज डी एस इंटू यूनिट वेक्टर एन कैप। ठीक है, मान लो कि प्लेन सरफेस है, तो कोई भी एक प्लेन सरफेस के लिए ये उसका डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का डी एस इंटू एन कैप। तो ये एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, वो सरफेस से राइट एंगल पे होगा। बढ़िया। मान लो कि कोई एक कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस के लिए यू कैन कंसीडर स्मॉल एरिया। ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, और इस डायरेक्शन में होगा उसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे जो डी एस हम लिख रहे हैं, तो डी एस क्या होता है? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया उसका मैग्नीट्यूड, और एन कैप इट इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो बाहर की तरफ नॉर्मल टू द प्लेन होता है। क्लियर है इतना? तो दिस इज कॉल्ड एज एरिया वेक्टर। ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए फंडामेंटल क्लियर किया। तो पहले ये नोट्स लिख लो, फिर उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो पहले उसका डेफिनेशन लिखते हैं, फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing नॉर्मली, या फिर बोलो परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो नॉर्मली यानी परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया when placed inside an इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी किसी एरिया को फील्ड के अंदर रखो तो वो कितना फील्ड कट करके जाएगा, दैट इज हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड। ठीक है, मान लो कि इस तरह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और यहाँ पे हमने एरिया प्लेन एरिया ऐसे कंसिडर किया। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा ds। तो ये दोनों अभी सेम डायरेक्शन में, तो हमने थीटा क्या कंसिडर किया है? 0 डिग्री। ठीक है, तो थीटा
जीरो ना भी हो, ओके, मान लो कि कुछ इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, और हमने एरिया वेक्टर इस तरह से रखा, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में E। तो अभी इसके बीच में कुछ एंगल बनेगा थीटा, ठीक है, यहाँ पे एक थीटा एंगल आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जो ds के डायरेक्शन में होगा वो कौन सा होगा? तो इट विल बी E cos थीटा, ठीक है। तो हाउ वी कैन गेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन एज component of electric field in the direction of area vector into magnitude of surface area into magnitude of surface area। तो अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखे जिसको हम पाई से डिनोट करेंगे, ठीक है, पाई फ्लक्स, तो कंपोनेंट कौन सा? E cos थीटा, और मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया यहाँ पे कंसिडर कर लो एरिया डेल्टा एस, ठीक है, इसका भी एरिया जो है वो हम ले लेते हैं डेल्टा, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया। तो यहाँ पे डेल्टा एस लिख दो, तो रीअरेंज करो तो ये होगा ई डॉट डेल्टा एस कॉस थीटा, तो डॉट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेल्टा। तो क्लियरली यू कैन सी दैट वो एक डॉट प्रोडक्ट है, किसका डॉट प्रोडक्ट है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एक्चुअली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। अगर इस पे जीरो है तो cos जीरो कितना होता है? 1। तो इसमें डायरेक्टली लिख दो, इट विल बी लाइक दिस ओनली, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होगा उसके मैग्नीट्यूड का, ठीक है, क्योंकि ये एंगल तो जीरो है यहाँ पे। तो आई होप कि इतना चीज क्लियर है फंडामेंटल फ्लक्स का, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। आगे और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, तो ये एक चीज क्लियर है। एक और चीज यहाँ पे नोट करो कि ये यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में, ठीक है, इट इज फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में, तो वो भी नोट करना। तो पहले इतनी चीजें नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। चलिए तो आगे नोट करते हैं, जैसे कि हमने अभी फॉर्मूला नोट किया, ठीक है, पाई ई दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लिखा? दैट इज ई डॉट डेल्टा एस, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, ओके, वी कैन ऑल्सो राइट ई डेल्टा एस cos थीटा। तो अकॉर्डिंगली व्हाट वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं इसके लिए डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर या फिर देखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। बढ़िया, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, या फिर बोलो कि स्केलर प्रोडक्ट है। सिंपल ऐसा यूनिट के बारे में बात कर ले, ऐसा यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? न्यूटन पर कूलम, और डेल्टा एस एरिया है तो यानी मीटर स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट है वोल्ट पर मीटर, जो चैप्टर 2 में आएगा, इंटू मीटर स्क्वायर। यहाँ से मीटर और मीटर कैंसिल करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और यूनिट बनेगा वोल्ट इंटू मीटर। बढ़िया, अब इसके हिसाब से डायमेंशनल फॉर्मूला बना ले, तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है हर बार। डायमेंशनल फॉर्मूला हर लेक्चर में बता रहा हूँ, रटना नहीं है, ठीक है, उसको अच्छे से समझना है कि किस तरह से डिराइव किया जाए।
उसके लिए फॉर्मूला आने चाहिए, फॉर्मूला के हिसाब से यूनिट बनाओ, यूनिट से डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओ, सिंपल पैटर्न से चलो, रटो मत। नाउ न्यूटन, न्यूटन यानी m1 L1 T-2, ठीक है। न्यूटन और जूल, ये दोनों तो आपको याद होना ही चाहिए, ओके। आपकी जिंदगी का आधा लोड तो ये दोनों ही हटा देंगे, न्यूटन और जूल काफी इंपॉर्टेंट है, फोर्स और एनर्जी। चलो न्यूटन हो गया, कूलम यानी K1T1 मीटर स्क्वायर यानी L स्क्वायर, इसको रिजॉल्व करो अच्छे से, क्योंकि m⁻1 L3, ये ऊपर जाएगा तो -3, ये ऊपर जाएगा तो -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, बढ़िया। तो पहले इतनी चीजें नोट करो, फिर आगे देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ओके, तो चलिए आगे अभी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए देखते हैं, ठीक है। इसका सिर्फ रिजल्ट याद है तो भी चलेगा, ओके। So let any closed surface S within non-uniform electric field, ठीक है। तो एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर एक सरफेस कंसिडर कर लेते हैं, क्लोज सरफेस है, तो लेट कर लो, लेट एरिया एलिमेंट, तो हर एक का एरिया एलिमेंट अलग कंसिडर करना होगा, क्योंकि हर एक एरिया एलिमेंट पे फील्ड भी अलग होगा। तो ΔS1 ΔS2 अप टू ΔSn, n एलिमेंट्स कंसिडर करो, एंड करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा E1 E2 अप टू En। देखो आप सबको E नहीं लिख सकते क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है, हर एक पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू अलग आ रहा है। तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, फाई E, so that will be E1 dot delta S1 plus E2 dot delta S2 plus up to plus En dot delta Sn, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। तो अभी सिग्मा के फॉर्म में लिखे, समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स, तो सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू n एलिमेंट्स, ठीक है, या स्मॉल, तो ई आई डॉट डेल्टा एस आई। तो ये हमारे पास समेशन आ गया, टोटल फ्लक्स आ गया ये पूरे सरफेस के अंदर, ठीक है। अभी इसको और सिंप्लीफाई करें, फॉर यू कैन से n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो जितने ज्यादा एलिमेंट्स आप लोगे तो उतना एरिया कम करते जाना पड़ेगा आपको छोटे छोटे वैल्यूज में, ओके। तो डेल्टा एस विल टेंड टू 0। तो टोटल फ्लक्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, व्हेन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट डेल्टा एस टेंड्स टू 0, सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू n इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम कन्वर्ट कर पाएंगे सरफेस इंटीग्रेशन में, ठीक है। इट विल बी द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, बढ़िया। तो बस ये रिजल्ट याद रखना था, इट इज अ सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जब भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, रेयर केस होते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, देन यू टू कॉन्सेप्चुअली क्लियर विद दिस। आई होप इसमें कोई क्वेरी नहीं है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो और उसके बाद हम गॉस लॉ आगे देखते हैं। Okay, so let's see the next important concept, that is Gauss law. ठीक है, तो
गॉस लॉ से हमें किसका रिलेशन मिलेगा? इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन टोटल फ्लक्स एंड नेट एनक्लोज्ड चार्ज। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो है वो रिलेशन मिलेगा हमें गॉस लॉ से फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। बढ़िया। तो स्टेटमेंट क्या होता है गॉस लॉ का? द टोटल फ्लक्स enclosed is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface. Okay, so total flux through, यहाँ पे लिखते थे closed surface. So total flux passing through closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface. This statement is called as Gauss law. So mathematically, what we can say? So net flux, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो भी हमने इसके पहले वाले बोर्ड में देखा था, तो इट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है इसका, और सरफेस इंटीग्रल है फॉर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। so that is also equal to sigma q enclosed upon epsilon naught। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, एनक्लोज चार्ज क्या होता है? फॉर एग्जांपल, मान लो कि यहाँ पे एक क्लोज सरफेस है, ओके, रैंडम, ये +5q -3q, ये +2q -q +4q -8q। तो सरफेस के अंदर जो एनक्लोज चार्ज है वही चार्ज का समेशन है वो कंसीडर करना है। ठीक है, पार वाले चार्ज नहीं कंसीडर करने। तो फ्लक्स क्या होगा इसमें? +2q -q +4q, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट विल बी 5q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज गॉस लॉ। तो पहले इन चीजों को नोट करो, फिर इसका प्रूफ देखते हैं। तो चलिए अभी इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, काफी सिंपल सा प्रूफ है, इसलिए हम इसको डिराइव कर रहे हैं। सबसे पहले लेट पॉइंट चार्ज q एंड spherical Gaussian surface around, यहाँ पे लिखो enclosing चार्ज q। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लो और इसके सराउंडिंग में स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। ठीक है, नाउ लेट स्मॉल
एरिया एलिमेंट ds, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लो सरफेस के ऊपर ds। तो इसका एरिया वेक्टर है वो सरफेस से परपेंडिकुलर ऐसे निकलेगा। इसकी यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, लेट्स से दिस इज रेडियस r ऑफ दैट गॉसियन सरफेस। तो इसकी जो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी ऐसे नॉर्मली बाहर आएगा सरफेस से, ठीक है। तो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds, that is area vector, are in सेम डायरेक्शन। वो दोनों है वो सेम डायरेक्शन में फॉलो हो रहे, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका थीटा जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ds, तो ds ये स्मॉल एलिमेंट की वजह से वहां से जो फ्लक्स निकल रहा है वो कितना होगा, तो दैट विल बी d phi इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। तो ये होगा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए थीटा कितना होगा, थीटा विल बी 0 डिग्री, ठीक है। थीटा अगर 0 है तो cos 1 हो जाएगा। तो ये होगा E इंटू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds। तो अभी इंटीग्रेट करो तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा पूरे सरफेस का। तो टोटल फ्लक्स phi is given as E into surface integration of ds। तो स्फेयर का यहाँ पे हमने स्फेरिकल सरफेस लिया है, तो इसका सरफेस एरिया कितना होता है 4 pi r स्क्वायर। इंटीग्रेशन निकाल लो तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा 4 pi r स्क्वायर, यहाँ पे r इसका रेडियस है, ठीक है। अभी और आगे सॉल्व करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और एक चीज, के का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे होगा क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो अभी देखो 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बचा, क्यू बाय नॉट। तो यहाँ पे तो एक ही चार्ज इसलिए क्यों आया, हमने इन जनरल क्या कंसीडर किया है गॉस ने, टोटल एनक्लोज चार्ज, ठीक है। तो जो भी गॉसियन सरफेस है उसके अंदर जो टोटल एनक्लोज चार्ज है वो आपको कंसीडर करना है, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल प्रूफ ऑफ द गॉस लॉ। तो जल्दी से प्रूफ नोट करो, फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो वो पॉइंट्स लिस्ट आउट करते हैं। चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट है कि गॉस लॉ इज वैलिड फॉर एनी जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यू कैन कंसीडर एनी नंबर ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, और उसके लिए हम गॉस लॉ कंसीडर कर सकते हैं। यू कैन कंसीडर द गॉसियन सरफेस, तो आर्बिट्ररी सरफेस तुम लेट कर रहे हो वो गॉसियन सरफेस है। एंड सेकंड पॉइंट है कि गॉस लॉ इज वैलिड फॉर क्लोज्ड सरफेस इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप। तो तुम कोई भी ऐसा अपना सरफेस बना सकते हो जिसको हम बोलते हैं ऐसे गॉसियन सरफेस। तो अभी हमने जो डेराइव किया, तो डेरिवेशन में हमने स्फेरिकल लिया था, तो अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस हम कोई भी एक टाइप का सरफेस ले सकते हैं, बट ऐसा फिक्स नहीं है कि रेगुलर शेप ही हो, इरेगुलर शेप का भी सरफेस हो सकता है, ठीक है। सिग्मा क्यू अगर 0 है देन बट ऑब्वियस है फ्लक्स 0 हो जाएगा। सिग्मा क्यू क्या है, सम ऑफ चार्जेस इनसाइड, ठीक है, इसके अंदर जो चार्जेस है दैट यू टू कंसीडर, क्लियर है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से जो मिलेगा वो ऑल चार्जेस होगा, ठीक है। मोस्ट आईएमपी पॉइंट फॉर assertion and reason type question, very important point। फोर्थ पॉइंट है गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस। तो गॉस लॉ से हम डिराइव कर सकते हैं कूलम्स लॉ को भी, ठीक है, जो भी नहीं करना है हमें। तो वी कैन ऑल्सो डिराइव कूलम्स लॉ जो एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है। एंड अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लगा दिया
यानी कि एक मीडियम वहाँ पे प्रेजेंस है अपार्ट फ्रॉम द वैक्यूम या एयर, तो वो k टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, फ्लक्स इट विल बिकम k टाइम्स। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो नोट डाउन करने हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट पहले नोट कर लो, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नीट 2023 का। अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस डिपेंड्स ऑन, तो गॉस लॉ क्या है एक्चुअली, इट इज सम ऑफ एनक्लोज्ड चार्जेस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एरिया ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है या क्वांटिटी ऑफ चार्जेस एनक्लोज्ड बाय सरफेस, शेप ऑफ द सरफेस या वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो क्लियरली यहाँ पे पता है हमें कि एनक्लोज्ड चार्ज के ऊपर वो डिपेंड करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, नीट का सवाल था ये। दूसरा भी नीट का ही सवाल है, देखो, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू 0। तो सरफेस इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, फ्लक्स। तो फ्लक्स 0 कब होगा, ठीक है, फ्लक्स 0 कब होगा वो सोचना है। When magnitude of electric field on surface is constant, all charges must necessarily be inside the surface. Electric field inside the surface is necessarily uniform. या फिर the number of flux lines entering the surface must be equal to number of flux lines leaving it. तो ये ऑप्शन सही है। देखो, मान लो कि एक क्यूबॉइडल सरफेस कंसिडर कर लेते हैं या क्यूबिकल बोलो, तो जितनी फील्ड लाइन यहाँ से अंदर आएगी उतनी फील्ड लाइन अगर सामने से बाहर चली जाए तो उस सरफेस का जो नेट फ्लक्स है वो 0 होगा, ठीक है। फ्लक्स यानी क्या है, वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है पासिंग थ्रू द सरफेस। तो जितनी लाइन अंदर आएगी उतनी बाहर जाएगी, तो अंदर कोई फ्लक्स नहीं रहेगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा फॉर्मूला ई डॉट ए, अगर ये कांस्टेंट है तो फ्लक्स 0 तो नहीं होने वाला, ठीक है, सिंपल लॉजिक है। तो सोच के अगर आंसर टिक करो, पॉइंट पहले भी लिखे हैं तो वो पॉइंटर से सोचो तो भी सिंपल क्वेश्चंस होते नीट के, तो आंसर बन जाएगा अच्छे से। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने जरूरी है, ठीक है। तो पहले ये दो क्वेश्चन नोट डाउन करो, फिर जेडब्ल्यू के आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जेडब्ल्यू मेंस अप्रैल 2024 रिसेंट क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो 5 चार्जेस प्लस क्यू प्लस 5q minus 2q plus 3q and minus 4q, they are situated as shown in this figure. The electric flux due to this configuration through the surface S. तो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर फाइंड करना है तो बाय गॉस लॉ, सिंपल है। तो फ्लक्स यानी टोटल एनक्लोज्ड चार्ज बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सम ऑफ एनक्लोज्ड चार्ज यानी हमें ये 3 चार्ज ही कंसीडर करने हैं, ठीक है। तो प्लस 5q प्लस q माइनस 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आंसर आ जाएगा 4q बाय एप्सिलॉन नॉट, सिंपल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हल्का सवाल था, काफी इजी क्वेश्चन था, जेडब्ल्यू में आया हुआ, ठीक है, रिसेंट क्वेश्चन ही। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना जरूरी है ताकि आप क्वेश्चन आसानी से बना सको। तो नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 3, फिर 4 आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो जेडब्ल्यू में जनवरी सेशन में आया था लास्ट ईयर 2023 में। द एक्सप्रेशन फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज 4000 x स्क्वायर I कैप वोल्ट पर मीटर, ठीक है, ध्यान से इसको देखना है। अगर ये इक्वेशन समझ में आए अच्छे से तो क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ब्लैंक वोल्ट पर वोल्ट इनटू सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो मीटर में ये सेंटीमीटर में, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान उसका रखना है। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई कैप यानी एक्स डायरेक्शन में ही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है 4000 x स्क्वायर। अभी x स्क्वायर का मतलब ये है कि ये वेरिएबल फील्ड है, ठीक है, जो डिस्टेंस के साथ चेंज होगी, तो दैट इज यू कैन से नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल फील्ड यहाँ पे दे रखा है। अभी x डायरेक्शन में है तो y डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, तो थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री यानी फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो y डायरेक्शन और z डायरेक्शन की वजह से
जो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन है वो तो जीरो ही होने वाला है, सिंपल। तो हमें सिर्फ एक्स का यानी कि इस सरफेस का और इस सरफेस का ही कैलकुलेशन निकालना होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, क्योंकि बाकी के जो चार सरफेस है उसके वजह से तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा और फ्लक्स जीरो हो जाएगा। डन। तो ये दो सरफेस है वो कंसीडर करने। तो मान लो कि इसको हम नाम दे देते हैं ओ ए बी सी, और इसको दे देते हैं डी ई एफ जी। ठीक है, तो अभी ओ ए बी सी इस सरफेस की वजह से हम एक्स का वैल्यू अगर देखें तो एक्स जीरो है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे भी जीरो होगा, इसकी वजह से भी जीरो होगा क्योंकि एक्स का वैल्यू इनिशियली है जीरो। अगर यहाँ से यहाँ तक आए तो वो 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो सेकेंडली डी ई एफ जी, डी ई एफ जी इसकी वजह से फ्लक्स देखें तो ई डॉट ए, ठीक है, तो 400 इंटू एक्स, तो वो है 0.2 स्क्वायर, 0.2 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर है तो यहाँ पे मीटर में लिया। एक्स स्क्वायर है इसलिए 4000 इंटू 0.2 का स्क्वायर इंटू एरिया। तो इस प्लेट का एरिया कितना होगा, ये सरफेस का डी ई एफ जी का, तो 20 इंटू 20 यानी 0.2 इंटू 0.2। बस इसको सॉल्व करो, आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। ठीक है, हमें उसको सेंटीमीटर में एट द एंड कन्वर्ट करना होगा, तो वो कर लेंगे। तो 4000 इंटू 2/10, 2/10, 2/10, 2/10। ठीक है, तो 3 जीरो यहाँ से निकाल देते हैं, तो 4 2 ज़ा 8 और 8 इंटू 8 60। ठीक है, तो ये हो गया 4 2 ज़ा 8 और 8 64/10। तो ये आ गया हमारा आंसर वोल्ट इंटू मीटर में। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो देखो एनटीक्यू टाइप क्वेश्चन अगर आपने 6.4 एंटर कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये चीज एनटीक्यू में बहुत ध्यान रखनी है, जिस यूनिट में पूछा है उसी यूनिट में यू हैव टू आंसर। ठीक है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे 6.4 आ गया बट हमारा आंसर है वो वोल्ट इंटू मीटर में। तो यहाँ पे ऐसी यूनिट की गलती नहीं करनी है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो ध्यान रखना है। पूरा इतनी मेहनत से पूरा सवाल किया हमने, ठीक है, इतना अच्छे से लॉजिक लगाया, फिर लास्ट मोमेंट पे यूनिट की वजह से अगर आपके मार्क्स ना आए तो दैट इज नॉट फेयर। ठीक है, खुद के साथ वो फेयर नहीं होगा। क्लियर है? तो ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, नोटबुक में कॉपी में लिख लो कि यूनिट्स की गलती नहीं करेंगे अब। ओके, तो 64/10 वोल्ट इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक जीरो कैंसिल कर दो, नेट आंसर आएगा 640 वोल्ट इंटू सेंटीमीटर। तो ये जो बॉक्स है उसमें आंसर क्या एंटर करना है, 640। आई होप ये सवाल क्लियर था, ये सवाल मजेदार था। ठीक है, तो एक और सवाल ऐसा करते हैं, पहले इस सवाल को नोट कर लो कॉपी में। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। जेडब्ल्यू मीन्स February 2021 का इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 3/5 E नॉट आई कैप एंड 4/5 E नॉट जे कैप। तो ये एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में। ठीक है, the ratio of flux reported filled through rectangular area parallel to yz plane। तो जो x फील्ड है वो yz प्लेन को कट करता है। ठीक है, और जो j फील्ड है यानी y डायरेक्शन में वो xz को कट करेगा। तो इसके लिए ये एरिया और इसके लिए ये एरिया। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स निकाले अगर, देखो लिखेंगे तो भी पता चल जाएगा। यहाँ पे एरिया वाई जेड उसके लिए दिया है 0.2 मीटर स्क्वायर और एरिया एक्स जेड के लिए दिया है 0.3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर देखो ई डॉट ए इससे सॉल्व करो तो टोटल फ्लक्स यानी 3/5 वाई जेड के लिए निकाले हम, 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ
वाई जेड यानी ये आई कैप होगा, ये जे कैप होगा, तो यहाँ पे आएगा 0.2 आई कैप। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आई डॉट जे वैसे भी 0 होने वाला है, वाई डॉट आई का ही मल्टीप्लीकेशन होगा। तो फ्लक्स वाई जेड इट विल बी 3/5 ई नॉट इंटू 0.2। तो भी टाइम खराब ना करें, और सिमिलरली जैसे एक्स जेड का है उसका वैल्यू 4/5 ई नॉट इंटू 0.3 आने वाला है, वी नो, ठीक है। यहाँ पे रेशियो बोला है कि रेशियो क्या आ रहा है, a:2, तो हमें a का वैल्यू निकालना है, तो इन दोनों का रेशियो निकाल लो, वाई जेड का और एक्स जेड का फ्लक्स। वाई जेड यानी वो एक्स डायरेक्शन का फ्लक्स है, ये वाई डायरेक्शन का फ्लक्स है, तो 3/5 ई नॉट इंटू 0.2, 4/5 ई नॉट इंटू 0.3, ई नॉट कैंसल, 5 कैंसल, 3 2 6, 4 3 12। ये रेशियो दिया है a:2, या 1:2, तो a का वैल्यू क्या आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, उसमें a का वैल्यू आएगा 1, ठीक है, नोट कर लो ये। चलिए, तो आई होप कि जो टॉपिक इस लेक्चर में कवर किए इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ, तो उसके बेस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए तो वो सारे के सारे क्लियर है। अभी एक लास्ट टॉपिक बचा है जो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द